नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग मेथड्स पर आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट, सीटेट, यूपीटेट, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं बिना कोई देर किए मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखते हैं, मौखिक मूल्यांकन ने आयाति। पहला प्रश्न है मित्रों, जो मौखिक मूल्यांकन है वो न आयाति। मौखिक मूल्यांकन इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प में नहीं है? एक मौखिक मूल्यांकन होता है, दूसरा होता है मित्रों लिखित मूल्यांकन। तो देखिए, सलाका, अंत्याक्षरी, निबंध लेखनम या फिर हास्य कणिका। देखिए सलाका क्या होती है मित्रों? सलाका का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है सोने की एक पतली छड़ी। सोने की पतली छड़ी मतलब ये लकड़ी की छोटी सी डंठल हो सकती है। तो इसमें क्या है कि पहले के समय में, आजकल तो उतना नहीं होता, पहले के समय में क्या करता, जो पुस्तक होती थी पढ़ाते पढ़ाते गुरु जहाँ भी जो शिक्षक है वो बंद करते थे तो इस छोटी सी छड़ी को डाल देते थे। वापस जब भी इसे ओपन करते, जब भी पढ़ाना शुरू करते तो वो जहाँ से ये सोने की जिस पेज पर ये लकड़ी पतली छड़ी निकलती वहीं से छात्रों को क्या करते, प्रश्न पूछने लग जाते थे, है ना। तो ये क्या है मित्रों? ये तो हुई सलाका। तो प्रश्न पूछते थे और वापस छात्र बताते थे, यानी ये तो मौखिक हो गई, ये तो मौखिक में आती है। अंत्याक्षरी आप जानते हो, ये भी मौखिक में ही है। निबंध लेखनम, नाम से पता चलता है लेखनम, निबंध लिखना, तो ये लिखित मूल्यांकन में आ जाता है मित्रों, है ना। ये लिखित का है, मौखिक का नहीं है। और हास्य कणिका, हास्य कणिका क्या होती है? हंसाने वाले चुटकुले। हंसाने वाले जो चुटकुले होते हैं उन्हें हास्य कणिका कहते हैं। तो ये भी मौखिक मूल्यांकन में ही आते हैं। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। कि संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है। परंपरागत सहायक उपकरण क्या है संस्कृत में? दूरदर्शनम, श्यामपटः, चित्रम या कोन अपि। तो देखिए कोन अपि मतलब कोई भी नहीं, इसको तो हटा दो पहले, ठीक है। अब विकल्प 3 बच रहे हैं, दूरदर्शन, श्यामपट या चित्रम। तो आपको पता संस्कृत में जो परंपरागत रूप से, है ना, और सहायक उपकरण माना जाता है किसका? शिक्षण करवाने वाले शिक्षक का। वैसे आपको बता दूं मैं, एक श्यामपट है मित्रों, ये परंपरागत सहायक उपकरण आएगा, दूरदर्शनम और चित्रम नहीं होगा मित्रों, है ना। श्यामपट का ही आपको बता दूं सर्वाधिक शिक्षण में प्रयोग करता है शिक्षक, और इसीलिए श्यामपट को क्या बोला जाता है? श्यामपट को बोला जाता है मित्रों शिक्षक का अभिन्न मित्र। शिक्षक का अभिन्न मित्र किसे कहा जाता है मित्रों? श्यामपट को ही कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 2 है मित्रों, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 देखिए मित्रों, वयम भाषायाः उपयोग है कुर्मः। हम भाषा का उपयोग करते हैं। हम भाषा का उपयोग कैसे करते हैं ना? पठनार्थम पढ़कर करते हैं, लेखनार्थम लिखकर करते हैं, श्रवणार्थम सुनकर करते हैं, या भावविनियार्थम। भावविनियार्थम यानी कि जो हमारे भाव है, विचार हैं, मन के जो तथ्य हैं, रचनाएं हैं, उनका आपस में आदान प्रदान करके, है ना, उनको समझ कर जो हम वापस बोलते हैं, सुनकर बोलते हैं, वो होता है भाव विनियार्थम। तो मित्रों आपको पता है इसमें क्या आ जाता है भाई, हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तभी तो समझेंगे, लिखी हुई चीज़ को देखते तभी समझेगा, और सुनकर हम वापस सुनेंगे सही तभी तो सही बोलेंगे ना। तो मतलब ये पढ़ना, लिखना और जो सुनना है वो सारे के सारे इस भाव विनियार्थम में भी आ जाते हैं ना। तो केवल पठन, केवल लेखन, केवल श्रवण ये तो होगा नहीं, बल्कि इन तीनों का जो मेल मिश्रण है वो इस भाव विनियार्थम में आ जाता है। इसका मतलब क्या है मित्रों? इसका मतलब है कि जो प्रश्न संख्या जो 3 है मित्रों, प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण। साहित्य शिक्षण में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य शिक्षण की बात हो रही है, जहाँ पर विभिन्न जो मतलब भाषा की विभिन्न जो शैलियाँ होती है ना, उनका अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। तो इस साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्दकोश तो आता है कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए ना।
अब मान लीजिए कि कठिन शब्दों का अर्थ पता है तो फिर ये शब्दकोश काम का ही नहीं है ना। सम्यक उच्चारण, सम्यक यानी ठीक तरह से उच्चारण करना। तो ये साहित्य शिक्षण तो एक मतलब उच्च स्तर की जो विधा है, उसमें उच्चारण तो देखिए प्राथमिक स्तर की चीज़ है। साहित्य शिक्षण ये प्राथमिक भी नहीं चलता है ना, तो ये भी नहीं होगा। और छंद ज्ञान हो सकता है, लेकिन केवल छंद का ज्ञान हम छंद व्याकरण से है, साहित्य से नहीं है ना। अब छंद ज्ञान केवल छंद ज्ञान से साहित्य शिक्षण नहीं हो सकता मित्रों। साहित्य शिक्षण की बात करूँ तो साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य संदर्भ है। पाठ्य संदर्भ क्या होता है, यानी कि पाठ के संदर्भ में शिक्षण का प्रयोग करना। पाठ के संदर्भ में अब जो भी मतलब विषय वस्तु आ रही है ना, उसका प्रयोग करना, ये साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों प्रश्न संख्या जो 4 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5, निदान परीक्षा क्रियते। निदान परीक्षा में किया जाता है सतत परीक्षा क्रियते। निदान परीक्षा सतत है, देखिए सतत हो सकती है, क्यों? क्योंकि भाई निदान का मतलब होता है कि छात्रों ने क्या नहीं सीखा, मतलब छात्रों की कठिनाइयाँ समस्याएं है ना, इनका पता लगाना, उनकी जो कारण है कठिनाइयों के उनको जानना है ना, उन कारणों का पता लगाना, कठिनाइयों का ना, बाधाओं का, ये निदान परीक्षाओं में होता है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं मैं, ये सतत हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि निरंतर बालकों में कठिनाई आ सकती है तो सतत हो सकती है। लेकिन इसमें सतत परीक्षा क्या किया जाता है, मतलब नहीं, अंतिम परीक्षा नहीं है ये। रचनात्मक परीक्षा भी आपको पता है, इससे रचना नहीं की जाती मित्रों। इसमें विद्यार्थी ने स्त्रम या तुम विद्यार्थियों का स्तर ज्ञात किया जाता है। भाई कठिनाइयों से ही तो स्तर का पता चलेगा है ना, कठिनाइयों से ही स्तर का पता चलेगा कि स्तर कैसा है। कठिनाइयाँ सामने आई, इसका मतलब स्तर अच्छा नहीं है उसके सीखने का। तो ये है मित्रों निदान परीक्षा, जिसमें विद्यार्थियों के स्तर ज्ञात किया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, आगमन विधेः शिक्षण सूत्रम न वर्तते। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं होता है? अच्छी तरह समझेंगे मित्रों। आगमन विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधि है। ठीक है, आगमन विधि की बात करूं तो इसमें मुख्य रूप से मित्रों 4 सोपान। एक चीज़ और बता दूं, वाक्य विश्लेषण के लिए आगमन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है, मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि के मुख्य रूप से अगर सोपान पूछ ले तो बता देना 4 सोपान। इसमें कितने हैं मित्रों? 4। कौन कौन से? सबसे पहले है विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, यानी सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। दूसरा है इसका सोपान निरीक्षण करना, उनको देखा जाता है जो उदाहरण है वो ठीक है या नहीं है, सही है या गलत है ना। पहला है विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया, दूसरा है निरीक्षण किया, तीसरा नियमीकरण या सामान्यकरण, यानी उदाहरण से नियम चलते तो उदाहरण से नियम आ गए थर्ड स्टेप में ना। उदाहरण दे रखे हैं फिर उनके नियम बनाना, उनको सामान्य करना, उदाहरण विशिष्ट हो जाएंगे, नियम को ही सामान्यकरण कहते हैं। ठीक है, तो नियमीकरण या सामान्यकरण तीसरा हो गया। और चौथा हो जाता है सत्यापन, परीक्षण या मूल्यांकन। अंत में सत्यापन या परीक्षण किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। ये 4 सोपान है आगमन विधि के, याद रखना। आगमन विधि कितने सोपान है? मुख्य रूप से 4 सोपान। अब चलते हैं कौन सा शिक्षण सूत्र इसमें नहीं काम आता है। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर बिल्कुल आता है, ये तो उदाहरण से नियम ही तो इसमें चलता है। ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रतीक, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ये भी चलता है। अब ये कैसे चलता है? आपको ये पता है उदाहरण से नियम चलता सही। अब देखिए जो हमारे सामने उदाहरण है वो क्या है भाई? वो प्रत्यक्ष है। जो भी उदाहरण है वो प्रत्यक्ष है, और फिर हम उनसे नियम बनाएंगे, यानी कि उनको हमने प्रमाणित कर दिया। सूत्र चल रहा है। आगे चलिए मूर्तात् अमूर्तम प्रतीक, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देख एक चीज़ बता देता हूँ अभी, देखिए इसका मूर्ताद मूर्तम, इसकी संधि विच्छेद पूछी थी एक दिन किसी ने मुझसे, मूर्ताद मूर्तम की क्या होगी? तो मित्रों आपको बता दूं मैं, मूर्ताद मूर्तम की मूर्ताद प्लस अमूर्तम होगी, याद रखना है ना। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मूर्ताद मूर्तम की मूर्ताद प्लस अमूर्तम बनती है। ठीक है, मूर्ताद मतलब यहाँ से मूर्ताद होता है और
यहाँ पे अमूर्तम आ जाता है, ठीक है। इसमें तो मूर्त से अमूर्त बिल्कुल सही है। जो उदाहरण सामने है वो मूर्त रूप में है, उनसे फिर जब नियम बनाते हैं तो वो अमूर्त रूप में होते हैं ना, तो ये भी चलता है। चौथा है सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, सूक्ष्म से स्थूल। सूक्ष्म स्थूल होता है क्या मित्रों? देखिए स्थूल किसे कहते हैं? स्थूल कहते हैं मूर्त को। देखिए स्थूल का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, मूर्त। और जो सूक्ष्म है मित्रों, सूक्ष्म का अर्थ होता है अमूर्त। अब आप तय कीजिए कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। या मूर्त से अमूर्त कह रहे हैं, मूर्त से अमूर्त यानी कि स्थूल से सूक्ष्म चलेगा, न कि सूक्ष्म से स्थूल। ये उल्टा हो गया ना, घुमा दिया इसको, तो यहाँ पे ये शिक्षण सूत्र काम में नहीं आएगा। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, पाठशाला विधि है गुण है न अस्ति, कि जो पाठशाला विधि है इसका गुण कौन सा नहीं है। पाठशाला विधि यानी कि प्राचीन व परंपरागत विधि है संस्कृत शिक्षण की, पहली विधि यही है। इसमें क्या होता था, गुरु के पास ही शिष्य रहता था, यानी कि गुरु के पास रहने वाले शिष्य को एक शब्द में कहा जाता है मित्रों अंतःवासी। वो शिष्य वहीं पर रहते थे, गुरु के आदेशों का पालन करते थे। यानी कि उस समय पाठशाला में, गुरुकुल में, मठ में, आश्रम में, वहाँ पे उनकी पढ़ाई होती थी। 12 वर्षों तक वेदों का अध्ययन करवाता था उनको ना। तो इसका गुण कौन सा नहीं है? तो देखिए मित्रों आपको बता दूँ, शिक्षणम छात्र केंद्रितम न भवति, शिक्षण छात्र केंद्रित नहीं होता है, तो ये इसका मित्रों गुण नहीं है। क्योंकि शिक्षण तो छात्र केंद्रित ही था उस समय। यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आया है ना। तो शिक्षण है वो छात्र केंद्रित नहीं था, बिल्कुल छात्र केंद्रित था, तो ये इसका गुण नहीं है, गलत बता दिया। बाकी देखिए स्वाध्याय अभ्यास है बहुत ही, वहाँ पे छात्र क्या करते थे, जब गुरु कभी किसी कामवश बाहर जाते थे, अवकाश पे रहते थे, छात्र अपने आप स्वयं पढ़ते थे, तो स्व अध्याय विधि का भी अभ्यास होता था। गुरु और शिष्यों के मध्य मधुर संबंध बहुत ही, बिल्कुल गुरु और शिष्यों के बीच में मध्य मधुर संबंध रहता था, पिता पुत्र के जैसा संबंध रहता था, ये भी ठीक है। और छात्र सु अनुशासन भावना या विकास है बहुत ही, बिल्कुल सही है। छात्रों में जो अनुशासन की भावना है उसका भी विकास हुआ करता था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है ना। यानी कि यहाँ पे प्रश्न में ही उत्तर बन गया कि यहाँ पे पूछा है पाठशाला विधि का गुण कौन सा नहीं है, यहाँ पे आ गया ये नहीं है, ऐसे पहचान लीजिए। तो शिक्षण उस समय छात्र केंद्रित हुआ करता था, यहाँ पूछ रहे कौन सा नहीं है, मतलब नहीं हुआ करता था, ये हो गया। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है महाकवि दंडी न है रचना न विद्यते। मित्रों जो महाकवि दंडी है, महाकवि कौन, जो दंडी न है, उनकी रचना कौन सी नहीं है, ये पूछा है, कौन सी नहीं है मित्रों। काव्यादर्श है, 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता या अवंती सुंदरी कथा। तो आपको बता दूं दंडी की रचना काव्यादर्श भी है, 10 कुमार चरित भी दंडी ने ही लिखी, और अवंती सुंदरी कथा ये भी महाकवि दंडी की रचना है। लेकिन मित्रों आपको बता दूं मैं, जो वासवदत्ता है ना, ये वासवदत्ता दंडी ने नहीं बल्कि ये मित्रों लिखी थी सुबंधु ने, ठीक है, ये सुबंधु ने लिखी थी मित्रों वासवदत्ता रचना ना, ये दंडी की रचना नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 8 है वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 अच्छा प्रश्न है कि लय है बलागात है स्वरश्च कश्ये गुणा। लय, सुर, ताल, गति, यति, बलागात किस शब्द पे कितना जोर देना है, और स्वर में गाना, सुर ताल में गाना, ये चीज़ें हैं, है ना, ये चीज़ें किसके गुण हैं, ये पूछा है। शब्देतर भाषा या शब्द से अन्य भाषा का बिल्कुल नहीं है। संगीत स्वर ये तो अपने है ही नहीं, भाषा कौशल्य नहीं है ना। 2 विकल्प हट गए मित्रों, पहला और तीसरा, 2 विकल्प बचे हैं, दूसरा और चौथा। दूसरा कह रहा लिखित भाषा और चौथा कह रहा मौखिक भाषा, संभाषण भाषा, भाषण कौशल, संभाषण कौशल, मौखिक कौशल, वदन कौशल, बोलने का कौशल। तो मित्रों ये सारी चीज़ें कब आती है, जब हम किसी का सस्वर वाचन करें। स्वर आया है, स्वर में क्या करें हम, वाचन करें, मतलब बोले, है ना, वाचन करें। तो मित्रों यहाँ पे आ जाएगा संभाषण, यानी कि किसी को वाचन करे, किसी का बोले, है ना, किसी चीज़ को,
किसमें? लय में, बलागात में, स्वर के साथ, यति गति के साथ। तो वहाँ पे लिखना थोड़ी हमें बोलना है, इसका मतलब संभाषण भाषा है। बिल्कुल सही है इसका उत्तर। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 9 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 बिल्कुल नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है मित्रों। शिक्षक द्वारा यानी शिक्षक के द्वारा कक्षा में वैयक्तिक वाचनम कथ्यते। वैयक्तिक वाचन करना कहलाता है। शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो वैयक्तिक वाचन कर रहा है शिक्षक, देखिए कक्षा में शिक्षक वैयक्तिक वाचन कर रहा है ना, इसको क्या कहेंगे मित्रों? क्या कहेंगे इसको? सामूहिक वाचनम, आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम या सेसुर वाचनम। देखिए समूह में वाचन, तो समूह में वाचन कौन करते हैं मित्रों? आपको पता है मुख्य रूप से छात्र करते हैं। तो लीजिए एक विकल्प हट गया। अनुकरण, अनुकरण वाचन भी कौन करते हैं? छात्र करते हैं मित्रों। एक और विकल्प हट गया। 50% हो गया, 2 हो गए। एक तो आदर्श वाचन बचा है मित्रों और एक बचा है सेसुर वाचन। शिक्षक कक्षा में जब वैयक्तिक वाचन करता है ना, सेसुर वाचन ज़्यादातर समूह में होता है और ज़्यादातर समूह में होगा तो छात्र करेंगे। सेसुर वाचन बिल्कुल शिक्षक करता है, लेकिन आपको बता दूं शिक्षक द्वारा कक्षा में जो वैयक्तिक वाचन किया जाता है उसमें सही उत्तर हो जाएगा मित्रों आदर्श वाचन। यानी कि पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को भावों के साथ, लय, गति, यति के साथ भावपूर्ण तरीके से, रीति से जो शिक्षक मतलब वाचन करता है, जो शिक्षक वाचन करता है, उस वाचन को क्या करते हैं मित्रों? आदर्श रूप में वाचन करता है, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? केवल शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 मित्रों। तो जो प्रश्न संख्या 10 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 11वें में। प्रश्न संख्या 11वां, डाल्टन पद्धत्याः सर्वप्रथम प्रयोगम जातम। कि जो डाल्टन पद्धति है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? अमेरिका देश है, ब्रिटेन देश है, फ्रांस देश है, रूस देश है। अमेरिका देश में, ब्रिटेन देश में, फ्रांस में या रूस में? तो मित्रों आपको बता दूं डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका देश में 1912 में हुआ था। ठीक है, किसने किया? तो आपको बता दूं मैं, डाल्टन पद्धति की जो प्रवर्तक कौन थी? श्रीमती कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट, है ना, पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट जो थी मित्रों, वो अमेरिका की ही शिक्षा शास्त्री थी। इन्होंने 1912 में डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। डाल्टन पद्धति है क्या मित्रों? निश्चित समय में निश्चित अध्ययन करना, जिसमें आपको बता दूं मैं, ये स्व केंद्रित मतलब कि ये बाल केंद्रित शिक्षा भी थी। बालक क्या करेंगे? खुद ही निश्चित समय में एक निश्चित कार्य दिया जाता था उनको, इतने समय में करो, उसको खुद ही वो करके सीखते थे। ये होती है मित्रों डाल्टन पद्धति मुख्य रूप से। प्रश्न संख्या जो 11वां है, अच्छा प्रश्न है मित्रों, वहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 12वें की तरफ। प्रश्न संख्या 12वां एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों। देववाणी संस्कृत से प्राण तत्वमस्ति। देववाणी, देवताओं की वाणी कौन सी? संस्कृत का प्राण तत्व क्या है? दर्शन है। तो देखिए संस्कृत है क्या मित्रों? भाषा के अंतर्गत आती है। भाषा के अंतर्गत जैसे संस्कृत आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है। ये चीज़ें क्या है? ये मित्रों भाषा है। और आपको बता दूं कोई भी भाषा का पूछे, आपको भाषा का प्राण तत्व पूछे मित्रों, तो क्या बताओगे? व्याकरण। भाषा का प्राण तत्व क्या होगा मित्रों? व्याकरण होगा। व्याकरण भाषा का शुद्ध व परिष्कृत रूप है। व्याकरण उच्च प्राथमिक से शुरू होता है, 1 से 5 तक भाषा चलती है, फिर 6 से रायबर्ण महोदय ने कहा व्याकरण की शिक्षा शुरू होनी चाहिए। व्याकरण में नियम होते हैं मित्रों, भाषा में भाषा के तत्व होते हैं। दर्शन और साहित्य आप मुझे पता है नहीं करोगे, आप कन्फ्यूजन हो गए ज्योतिष में, क्योंकि यहाँ देवताओं की वाणी नाम लिखा है तो ज्योतिष में कन्फ्यूजन हो गए। ज्योतिष में कन्फ्यूजन मत होना, या हमें हमारी जो सिलेबस में आ रखा वहीं पढ़ना। तो संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उसका अगर प्राण तत्व पूछे मित्रों तो क्या बताओगे? व्याकरण ही बताना है। ठीक है मित्रों, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 13वें की तरफ। प्रश्न संख्या 13वां, हर्बटे पंचपदी प्रथमम सोपानम वर्तते। यानी कि मित्रों जो हर्बटीय पंचपदी है इसका पहला सोपान कौन सा है? हर्बटी पंचपदी यानी कि हर्बट ने 5 पद बताए, उसका पहला सोपान कौन सा है? तो मित्रों कौन कौन से बताए थे हर्बट ने 5? पहला बताया इन्होंने प्रस्तावना। ठीक है, यानी कि निहित उद्देश्य, जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे वह चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला।
दूसरा इन्होंने बताया विषय उपस्थापन, क्या चीज़ पढ़नी है उसका चयन करना, है ना, विषय क्या है, ये हो गया दूसरा इसका सोपान। ठीक है, प्रस्तावना हो गई, विषय उपस्थापन हो गया। तीसरा आता है मित्रों, आपको बता दूं मैं, तुलना व संबंध। तुलना व संबंध यानी कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं फिर उसमें तुलना, अंतर, संबंध देखा जाता है, ये तीसरी चीज़ है। चौथी है मित्रों सामान्यीकरण। सामान्यीकरण या नियमीकरण, उसके फिर नियम बना देते हैं। और पांचवा अंत में हो जाता है प्रयोग। उदाहरण से जब हमने नियम बना दिए तो फिर उनको किस में लाना, व्यावहारिक कार्य में लाना, उन पर प्रयोग करना। ये 5 इसके हर्बर्ट महोदय ने पंचपदीय सोपान दिए थे। ठीक है, तो इसमें पूछा है मित्रों प्रथम सोपान कौन सा है, तो प्रथम सोपान हो जाता है इसमें प्रस्तावना। तो मित्रों विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। मारिया मॉन्टेसरी मते भाषा कौशला नाम क्रम है अस्ति, कि मित्रों जो मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी, इनके मत अनुसार भाषा कौशल है, इनका क्रम मित्रों क्या है। तो केवल एक मारिया मॉन्टेसरी ही थी जिसने बताया श्रवणम, भाषणम, लेखनम और पठनम। विकल्प नंबर 2 सही होगा। कैसे, मौर्य मॉन्टेसरी ने, देखिए क्रम क्या चलता है, वैसे क्रम चलेगा श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, है ना, यही चलता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सभी मनोवैज्ञानिकों ने यही बताया था क्रम। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी की बात करूं तो इन्होंने बताया कि जो देखिए यहाँ पठन और लेखन, ये पठन को इधर डाल दिया और लेखन को इधर डाल दिया। इन्होंने कहा लिखना है वो पठन से पहले आना चाहिए ना। ये किसने कहा, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा। अच्छा प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलिए मित्रों आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की तरफ। व्याकरण अनुवाद विधेय प्रवर्तक है के, कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसके प्रवर्तक कौन है मित्रों। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, वीपी बोकिल है या सिगमंड फ्राइड है। तो आपको पता है जो व्याकरण अनुवाद विधि है ना, इस पे देखो 1735 की, यानी कि जो लगभग 18वीं सदी की बात करूँ मैं मित्रों, 1700 या 1800 कुछ ऐसा था। वहाँ पे लॉर्ड मैकाले जो पद्धति चली मित्रों ना, लॉर्ड मैकाले की पद्धति जो पाश्चात्य पद्धति थी ना, तो उसका बिल्कुल इस व्याकरण अनुवाद विधि पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि नाम से पता चलता है व्याकरण का अनुवाद हो रहा है, यानी कि इसमें 2 भाषा सीखा जाती है। द्वितीय भाषा शिक्षण की ये विधि है मित्रों, याद रखना। इसमें प्रथम भाषा का द्वितीय भाषा में अनुवाद किया जाता है, फिर द्वितीय भाषा का इसमें प्रथम भाषा में अनुवाद किया जाता है ना। बिल्कुल मातृभाषा इसमें सहायता की जाती है ना। इसके प्रवर्तक या जनक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे, इसीलिए इस विधि को नाम दे दिया गया भंडारकर विधि। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 15 है वहाँ पे विकल्प नंबर आपके 2 सही हो जाता है। तो मित्रों ये थे आज के संस्कृत टीचिंग मेथड, संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीड सीटेट यूपीटेट के लिए बहुत फायदेमंद प्रश्न है मित्रों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।